तब तक बात हो जाए बंगाल में। बंगाल में सरकार का गठन हो चुका है और शुभेंदु कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। बंगाल में अभी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा 6 मंत्री हैं, जबकि मैक्सिमम 44 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार भी होना है। सवाल यह है कि बंगाल का अगला वित्त मंत्री कौन होगा। शुभेंदु अधिकारी अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखेंगे। बीजेपी किसी अर्थशास्त्री को क्या बंगाल का अगला वित्त मंत्री बनाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि संजीव सान्याल एक ऐसा चेहरा है जो पश्चिम बंगाल में नए वित्त मंत्री के तौर पर दिखाई दे सकता है। संजीव सान्याल अभी प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें नंदीग्राम सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट को खाली किया है। बताया यह भी जा रहा है कि नंदीग्राम से चुनाव जीतने के बाद संजीव सान्याल को शुभेंदु कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अभी वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पास रखा है, लेकिन जिस तरीके की आर्थिक व्यवस्था इस वक्त पश्चिम बंगाल की बनी हुई है, उनका बजट घाटे में चल रहा है, बहुत देनदारी उनके ऊपर है और बहुत सा काम पश्चिम बंगाल में अभी होना है। तो सज्जन जी, अगर विकास के ट्रैक पर तेजी से गाड़ी दौड़ानी है तो फिर एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए होगा जो अर्थशास्त्र समझता हो और सिस्टम को भी जानता हो। निश्चित तौर पे, और संजीव सान्याल चूंकि बंगाल से हैं तो एक इमोशनल कनेक्ट भी ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि जब हम डबल इंजन के सरकार की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि संजीव सान्याल का जो एक्सेस है दिल्ली के साथ और बाकी फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ, उनका जो बैकग्राउंड है, तो अगर बंगाल से वो बनते हैं तो जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंगाल का पुनः औद्योगिकरण की बात चल रही है, उसके लिए ज़रूरी है। और नंदीग्राम सीट से ऐसा सुर्खियों में है कि शायद उन्हें उपचुनाव में लड़ाया जा सकता है। और टीएमसी चुनाव हारने के बाद जब सरकार रहते में 2 बार हारी है, 21 में और 26 में हार गई, तो इस बार मुश्किल ही है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संजीव सान्याल को मुश्किल मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़रूरी ये है कि देखिए, संजीव सान्याल पैरामीटर के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। समस्या ये हो सकती है, घर्षण क्या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में एक स्पेस मिलता है, एक एकेडमिक्स के तौर पे, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे वो जाने जाते हैं। बट शुभेंदु अधिकारी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ऐसे में जब संजीव सान्याल वहाँ पे, मान लीजिए अगर फिनेंस मिनिस्टर बन के आते हैं, वैसे में चीफ मिनिस्टर के साथ वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन निश्चित तौर पे मान लीजिए बंगाल का री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए संजीव सान्याल जैसे व्यक्ति के आने से आपको एक टेक्नोक्रेटिक पर्सनैलिटी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे जब सवाल पूछा तो यही कहा था कि जो अर्थशास्त्र भी जानता हो और सिस्टम भी जानता हो, तो वो जानते हैं कि पीएम का सिस्टम क्या है काम करने का। अगर वो शामिल किए जाते हैं तो वाकई में ये उम्मीद की जा सकती है कि पश्चिम बंगाल का विकास जो है वो तेजी से होगा। इस बीच एक खबर और आई कि रथिंद्र बोस पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। रथिंद्र बोस कूच बिहार दक्षिण सीट से विधायक हैं। नॉर्थ बंगाल से स्पीकर बनने वाले वो पहले नेता होंगे। तो रथिंद्र बोस ये भी एक नाम है जो स्पीकर के पद पर अब दिखाई देगा। देखिए, निश्चित रूप से वैसे तो बीजेपी के पास इतनी थंपिंग मेजोरिटी है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरएसएस की बैकग्राउंड से जुड़े हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और नॉर्थ बंगाल से ऐसा बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति होंगे स्पीकर बनने वाले, तो नॉर्थ बंगाल को भी एक संदेश बीजेपी राजनीतिक तौर पे देना चाहेगी। जहाँ तक सान्याल की बात हो रही थी, संजीव सान्याल की, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे बदहाल है और लगातार बदहाली की तरफ गई है। तो अगर उस बंगाल को वापस ट्रैक पर लाना है तो कोई ना कोई आपको थोड़ा अलग तरह का प्रयोग वहाँ करना पड़ेगा। जैसा 1991 में मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बना करके भारत सरकार में किया गया था, तो संजीव सान्याल उसके लिए बहुत उपयोगी है। युद्ध स्तर पर काम करना होगा और समय ज्यादा नहीं है रिजल्ट देने के लिए। 2026 में बैठे हैं, 29 में लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले आपको बंगाल को विकास के ट्रैक पर वापस लाके दिखाना होगा। इसमें एक छोटा सा बात जोड़ दूं कि देखिए, बंगाल 1961-62 तक नेशनल जीडीपी में लगभग 11% की हिस्सेदारी रखता था। आज वो लगभग 5.5% से थोड़ा ही ज्यादा है। तो देखिए कितना बड़ा मैसिव, इससे केवल बंगाल नहीं, पूरे पूर्व की भारत की जो भूभाग है, बिहार से लेकर पूर्वोत्तर तक, उस पर असर पड़ा है। इसलिए ये उस हिस्से के लिए भी काफी जरूरी है कि विकास की गति हर हिस्से में हो।
ममता बनर्जी भी एक अलग फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी की वकालत पर विवाद गहरा गया है। दीदी की वकालत पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है कि एनरोलमेंट नंबर और तारीख क्या है, जरा ये बताई जाए। क्या वकीलों के रजिस्टर में दर्ज है ममता बनर्जी का नाम? तो ममता बनर्जी जिस ऑप्टिक्स में लगातार स्कोर पर स्कोर करती चली जा रही थी और वो काला कोट पहन के राजकुमार जी कोर्ट में दिखाई दे रही थी, उस पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये पूछ रहा है कि जरा दिखाइए तो रजिस्टर में क्या नाम दर्ज है, एनरोलमेंट नंबर क्या है। मुझे लगता है सवाल तो जायज़ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी एसआईआर के मुद्दे पर काला कोट पहन के, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछे? सवाल तो तब भी पूछे जाना चाहिए। हो सकता है पहली बार ही था, अब जब ये बार बार हो रहा है तो फिर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। देखिए सिस्टम क्या है सर, ये बता दीजिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तो वो है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे वकील के तौर पे, आपने वकालत करने का पंजीकरण करा रखा है तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, बीच में जैसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही 3 कार्यकाल, तो अगर आप किसी संवैधानिक पद पे रहते हैं, किसी ऐसे पद पे रहते हैं जब वकालत नहीं कर रहे हैं, तो आपको सूचित करना होता है। क्या उन्होंने सूचित किया था? और क्या दोबारा वकालत ज्वाइन करने के लिए उन्होंने कोई सूचना दी है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, वो वादी अपना पक्ष तो रख ही सकता है या नहीं रख सकता है? उसमें रख सकता है, लेकिन वकील के तौर पे अगर आपके पास लाइसेंस है और आप कोई एक अथॉरिटी है जैसे मुख्यमंत्री, आपको अपना लाइसेंस जमा करना होता है और फिर जब आप दोबारा से शुरू करना चाहें तो आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। ये प्रक्रिया यहाँ पे मिसिंग है। तो टेक्निकलिटी के तौर पे ममता बनर्जी का वहां जाना इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि उन्होंने कभी अपना लाइसेंस सबमिट नहीं किया बार काउंसिल को जब वो मुख्यमंत्री 15 साल रही, और अब वो सीधा पहुंच गई। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी वकील हो उसे दोबारा से एप्लीकेशन देना होगा कि मुझे फिर से मेरी लाइसेंस चाहिए, फिर से हम सक्रिय वकालत में आना चाहते हैं।